हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो हम स्टाफिंग पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। तो कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग में तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे तो स्टाफिंग अपने आप में ही एक काफ़ी लेंदी और लंबा प्रोसेस है, तो इसको करने के लिए तीन मेजर कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसको हम डिटेल में समझेंगे और फिर हमको स्टाफिंग का होल प्रोसेस समझ आ जाएगा। तो तीन कंपोनेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। प्रोसेस के टाइम पे ये तीनों ही चीज़ें हमने समझी थी। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है? कंपनी क्या करती है, इनवाइट करती है एप्लीकेशंस को। कंपनी ऐसा करती है कि वो बैनर्स लगवा देती है, एड्स निकलवा देती है और वो बेसिकली इनवाइट करती है इंटरेस्टेड लोगों को जो भी उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो ये कहती है कि भाई हमारी जॉब ये जॉब पोजीशंस वैकेंट है, आप आइए और अप्लाई करिए। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। ये तो हो गया भाई रिक्रूटमेंट। फिर आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है कि जितनी भी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस अब आ गई, उन एप्लीकेशंस में से बेस्ट कैंडिडेट्स जो होते हैं, बेस्ट सूटेड कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो कि उस जॉब पोजीशन पे बहुत अच्छे से काम कर सकें, उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस में से छांटा जाता है कि भाई कौन अच्छा है, तो सिलेक्ट किया जाता है। इसको सिलेक्शन बोलते हैं। एक बार आपने अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया और आपने उसको जॉब पोजीशन पे अपॉइंट कर दिया, फिर आप उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग में आप उसको काम सिखाते हैं, कुछ नई स्किल्स डेवलप कराते हैं, मेथड सिखाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो ये ट्रेनिंग होती है। तो बस अगर हम इन्हीं तीन चीज़ों को बहुत डीप में और अच्छे से समझ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई स्टाफिंग किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। तो बस इसी को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए अब रिक्रूटमेंट समझते हैं। रिक्रूटमेंट हम लास्ट लेक्चर में भी समझ चुके थे और अभी थोड़ी देर पहले भी समझा है कि रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है। एक बार और देख लेते हैं। इट मीन्स इंड्यूसिंग एंड अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारी जॉब पोजीशंस हैं जो कि खाली पड़ी हुई हैं, वैकेंट हैं, और उनके लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब है कि किस तरह से आप अट्रैक्ट करेंगे लोगों को कि वो खुद आएँ और अप्लाई करें उस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए। तो जितना रिक्रूटमेंट का जो मेन एम होगा वो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई करें, ताकि आपको अच्छी चॉइस मिल सके, आप बेस्ट उसमें से सिलेक्ट कर सकें। तो रिक्रूटमेंट के सोर्सेज होते हैं। सोर्सेज का क्या मतलब है कि किस तरीके से आप रिक्रूटमेंट करेंगे। तो सोर्स है एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर आपके जितने लोग हैं, आपके ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज़ जो हैं, वर्कर्स हैं, आपकी जो वैकेंट जॉब पोजीशन है अगर उन्हीं से फिल हो सकती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल होता है और बहुत सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ किया जाता है। एक्सटर्नल सोर्स में क्या है कि भाई बाहर से कैंडिडेट्स आएँ, बाहर से एक्सटर्नल कैंडिडेट्स आएँ और फिर वो एक जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। तो इंटरनल में क्या हुआ कि आपके जो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं वो ही उस जॉब पोजीशन पे आ जाएं। जैसे सपोज़ आपको एक हायर लेवल पे एक जॉब पोजीशन आपकी वैकेंट है, अगर आप किसी लोअर लेवल के एम्प्लॉय को आप देख रहे हो कि वो अच्छा काम कर रहा है तो आप प्रमोट करके उसे वहाँ पहुँचा दो। आपका क्या हो जाएगा कि आपकी जॉब पोजीशन फिल हो जाएगी, आपने उसका काम पहले से देखा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। तो इंटरनल सोर्स हो गया। और एक्सटर्नल क्या होगा कि किसी बाहर वाले को किसी बाहर वाले की एप्लीकेशन आप एक्सेप्ट करो और फिर उसको आप अपॉइंट करो उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे। तो बस इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स को आप डीप में समझते हैं। तो चलिए अब इंटरनल सोर्स समझते हैं। तो इंटरनल सोर्स का मतलब है कि जब आप रिक्रूटमेंट करेंगे तो आपको वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इंड्यूस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आपके उस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। इंटरनल सोर्स में आप ये देखते हैं, सिर्फ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को इंड्यूस करते हैं कि वो आएँ और आपकी उस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। तो इंटरनल सोर्स का क्या मतलब है? वैकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एंड नो आउटसाइडर्स आर परमिटेड अंडर द सोर्स। सिर्फ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को यूज़ करके ही जॉब पोजीशंस को फिल किया जाएगा। नो आउटसाइडर विल बी अलाउड। कोई ऐसा बाहर का इंसान नहीं होगा जो उस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कुछ एडवांटेजेस होते हैं इंटरनल सोर्स के और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो समझते हैं। पहला एडवांटेज है कि इंटरनल सोर्स जो है वो इकोनॉमिकल है।
कम पैसे खर्च होते हैं, कम कॉस्ट पे हो जाता है। तो क्यों होता है ऐसा कि भाई अगर आप एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करेंगे तो आपको एड्स कर लगाने पड़ेंगे, आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप इंटरनल सोर्स को यूज़ करते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ऑलरेडी वो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उनको इंड्यूस करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो जाएगी, तो इसीलिए इकोनॉमिकल है। नेक्स्ट, मोटिवेट्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। तो आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि भाई उनको भी किसी हायर पोजीशन पे काम करने का मौका मिलेगा, वो सोचेंगे कि भाई हमें भी इस लायक समझा जा रहा है, हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें प्रमोट करा जाएगा। तो आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोराल बूस्ट होता है। लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग। वो ऑलरेडी ट्रेंड लोग हैं, वो ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, तो वो ऑलरेडी ट्रेंड है, तो उनकी ट्रेनिंग आपको करानी तो पड़ेगी नया काम सिखाने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी ट्रेनिंग पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा कि आप एक पूरा प्रोग्राम सेटअप करके दे रहे हैं, 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग करा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, वो ऑलरेडी काम सीखे हुए हैं, उनको थोड़ा सा और सिखाना पड़ेगा और फिर दे आर गुड टू गो। लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर्स। टर्नओवर्स का क्या मतलब होता है कि जब आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने लगते हैं, तो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो जाने लगेंगे। और एम्प्लॉय सेटिस्फाइड कब नहीं होता है, जब वो उस माहौल में ढल नहीं पाता है, एक एनवायरनमेंट है जिसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाता। वहीं अगर आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो पहले से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो अगर उस जॉब पोजीशन को फिल करते हैं, तो क्या होगा कि भाई वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से पहले से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, वो ऑलरेडी सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट पहले से हो चुके हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो भाई एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो वो छोड़ के चले जा रहे हैं। तो लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होती है कि आपका एम्प्लॉय क्या सोचेगा कि भाई ये जॉब पोजीशन वैकेंट है और अगर मैं अच्छे से काम करूँगा तो मुझे प्रमोशन मिल सकता है और मैं उस जॉब पोजीशन पे मैं जाके अपॉइंट हो सकता हूँ। तो हर किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन तो चाहिए ही होता है, हायर लेवल की जॉब चाहिए होती है, तो उस वजह से एक एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करता है, एफिशिएंसी शो करता है, बहुत मेहनत से काम करता है ताकि उसको प्रमोशन मिले। तो इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। देन जॉब रोटेशन होती है कि आज आपका एम्प्लॉय ये काम कर रहा था, आपने उसे प्रमोट कर दिया, वो ये काम कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जब आप जॉब रोटेट कर देंगे तो उसने पहले इस जॉब में ट्रेनिंग ली थी, अब वो इस जॉब में ट्रेनिंग लेगा, तो उसको ट्रेनिंग दोनों ही चीज़ों की मिल जाएगी, वो दोनों ही चीज़ों में स्किल्ड हो जाएगा। देन सरप्लस एम्प्लॉयज़ कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। इसका क्या मतलब है कि एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो गए हैं और इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे कि इस डिपार्टमेंट में भाई बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, यहाँ से उठाइए और अदर डिपार्टमेंट में डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही आपकी जॉब पोजीशन फिल हो जाएगी। इस डिपार्टमेंट में भाई बहुत ज़्यादा लोग हो रहे थे, यहाँ से उठा के आपने दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि सरप्लस एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट हो जाता है। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेज में है नो फ्रेश आइडियाज़, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो तो भाई आपके पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनके आइडियाज़ जानते हैं, वो क्या है, किस तरह से उनका दिमाग काम करता है, आप ये सारी चीज़ जानते हैं। वहीं अगर आप नए एम्प्लॉय को लेकर आते बाहर से तो वो एक न्यू आइडिया लाता, उसका एक फ्रेश माइंड होता, तो कोई फ्रेश आइडिया नहीं आ पाता है इंटरनल सोर्स में। वही जो पुराना चलता आ रहा है वही चलता रहता है। लिमिटेड चॉइस होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में भाई लिमिटेड ही लोग काम करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा काम थोड़ी करते हैं लोग, तो उन्हीं लोगों में से चूज़ करना होता है। उन्हीं लोगों में से फिर आपको ये देखना पड़ता है कि भाई कौन पोटेंशियल है, कौन ऐसा है कि भाई वो अच्छे से काम कर लेगा, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड चॉइस हो जाती है। वहीं अगर आप एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करते तो उसमें बहुत सारी चॉइस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स आते हैं तो आपको अच्छी चॉइस मिलती है। देन नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सूटेबल नहीं है, ये जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है उसी के लिए सूटेबल है, क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशन को तो ऑलरेडी फ्रेश एम्प्लॉयज़ की ही ज़रूरत है। उसके पास, वो तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कहाँ पुराने लोग काम कर रहे हैं, तो उसको तो नए बाहर से ही, एक्सटर्नल सोर्स से ही रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। वहीं पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो उनमें से इंटरनल सोर्स में से रिक्रूट कर सकती है लोगों को। देन फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो रिक्रूटमेंट में इंटरनल सोर्स में
फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं कि भाई आज ये बंदा इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, अब वो इस डिपार्टमेंट में कर रहा है, आज इसकी जॉब ये थी, प्रमोट करके ये जॉब हो गई। तो जो जल्दी जल्दी ये जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं ना, इससे प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है आपकी एम्प्लॉय की, क्योंकि उसको एक ही काम करने में जितना वो स्किल्ड हो सकता है, जितनी वो एक ही काम कर करके उसको प्रैक्टिस हो सकती है, वो अगर आप उसका काम चेंज करते रहेंगे तो वो उतनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी शो नहीं कर पाएगा। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट तो समझ लिया। अब इसके मेथड्स देखते हैं। तो दो तरीके से आप इंटरनली रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, वो देखते हैं। पहला है ट्रांसफ़र, दूसरा है प्रमोशन। दोनों ही वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने पहले से सुन रखे होंगे। तो ट्रांसफ़र का क्या मतलब है? इट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। आपका एम्प्लॉय पहले ये काम कर रहा था, आपने अब उसको ये काम दे दिया। क्या मतलब हुआ कि एक जॉब से आपने उसको दूसरी जॉब पर पहुंचा दिया, तो आपने उसकी जॉब पोजीशन को शिफ्ट कर दिया, लेकिन लेवल ऑफ अथॉरिटी सेम रही। यानी कि पहले अगर वो जो हेड ऑफिस था वहाँ पे एक डिपार्टमेंट का मैनेजर था, तो वो सपोज़ वो हेड ऑफिस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर था, तो अब आपने उसका ट्रांसफ़र कर दिया और आपने क्या कर दिया कि वो ब्रांच ऑफिस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया। आप उसको डिपार्टमेंट का मैनेजर ही बना सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको जनरल मैनेजर बना दें या फिर छोटा नीचे क्लर्क बना दें। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो पहले इस डिपार्टमेंट का मैनेजर था, तो अब वो इस डिपार्टमेंट का मैनेजर रहेगा। तो आप उसकी जॉब पोजीशन को चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी अथॉरिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेवल ऑफ अथॉरिटी सेम रहेगी। तो ट्रांसफ़र में क्या होता है कि आप जॉब पोजीशन को चेंज करते हैं, लेकिन लेवल ऑफ अथॉरिटी सेम रहती है। वहीं प्रमोशन में क्या होता है? इट रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर भी जॉब पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं। आपका एम्प्लॉय पहले ये काम कर रहा था, आप उसको दूसरा काम दे रहे हैं। आप उसको किसी वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए आप उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं, लेकिन आपने अब क्या करा कि पहले वो नीचे काम कर रहा था, अब आप उसको कोई ऐसी जॉब पोजीशन देंगे जहाँ पर हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी होगी। जितनी अथॉरिटी उसके पास पहले थी, उससे ज़्यादा अथॉरिटी अब होगी। तो जैसे हो गया कि भाई वो डिपार्टमेंट का हेड था, वो डिपार्टमेंट का मैनेजर था, अब वो जनरल मैनेजर हो गया पूरी ब्रांच का। तो इस तरीके से जो होता है, ये होता है प्रमोशन। कि आपका एम्प्लॉय सपोज़ अगर अच्छा काम कर रहा है, आपको एक जनरल मैनेजर की ज़रूरत है, तो आप देखेंगे कि भाई मेरा कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है और मैं उसको प्रमोट करके यहाँ पहुँचा देता हूँ। तो इस तरीके से होता है प्रमोशन। तो प्रमोशन में क्या होता है कि सिर्फ आपकी अथॉरिटी ही इंक्रीज़ नहीं होती है, आपकी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है, आपका जो ऑरा है, जो रिस्पेक्ट है, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं। ये तो प्रमोशन की बात है। प्रमोशन के जैसा ही ऑपोजिट डिमोशन होता है कि अगर आपका एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आज अगर उसके पास हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी है, आप उसको नीचे पहुंचा देंगे लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी पे। क्या वो डिपार्टमेंट का वो अकाउंटेंट है सपोज़, तो आपने अब क्या करा कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा था, तो आपने उसको क्लर्क बना दिया। तो इस तरीके से आप डिमोशन भी कर सकते हैं। तो प्रमोशन का ट्रांसफ़र का क्या मतलब हुआ कि आपने जॉब पोजीशन को चेंज करा, लेकिन लेवल ऑफ अथॉरिटी सेम रहा। प्रमोशन का क्या मतलब हुआ? जॉब पोजीशन को आपने चेंज करा, लेकिन लेवल ऑफ अथॉरिटी इंक्रीज़ हो गया। प्रमोशन के जैसा ही डिमोशन है, आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज बता दिया गया है। तो बस यहीं पर हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ख़त्म होता है। चलिए अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट समझते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, यानी कि अपनी जॉब पोजीशंस को फिल करना चाहते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल कैंडिडेट्स ओनली। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन लोगों को आप यूज़ नहीं करेंगे, आपको चाहिए एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, यानी कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के कैंडिडेट्स हैं। आप चाहते हैं कि वो आप उनको इंड्यूस करें, अट्रैक्ट करें कि वो आएँ और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करें। तो ये है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ जॉब रिक्रूटमेंट। तो क्या मतलब है इसका? कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब। वैकेंट जॉब को फिल करने के लिए आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वाले कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहले एडवांटेज समझते हैं। पहला एडवांटेज है फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट का मतलब है कि
भाई आप अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स से आप रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को और आपके पास बहुत सारे एप्लीकेट्स आ रहे हैं, न्यू कैंडिडेट्स आ रहे हैं जिनका माइंडसेट आपको नहीं पता, क्या पता किसके पास क्या टैलेंट है, किसकी क्या स्किल है, क्या है, तो आपके पास नया फ्रेश टैलेंट आता है। भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका टैलेंट आप यूज़ कर चुके हैं और कर रहे हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए हमेशा इनोवेशंस और न्यू स्किल और फ्रेश टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सिर्फ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से ही हो सकता है। सेकेंड इज़ वाइडर चॉइस। ऑफकोर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको इतने लोग नहीं मिलेंगे जितने बाहर मिल जाएंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन में लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जबकि एक्सटर्नल सोर्स जो है, जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, वो बहुत सारे हैं, जितने ज़्यादा हैं उतने कम हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि वो जब एक्सटर्नल सोर्स यूज़ कर रही है, जब एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को इनवाइट कर रही है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आएँ ताकि वाइडर चॉइस मिल सके, आपके पास इतनी सारी चॉइसेस हो कि आप उसमें से बेस्ट सूटेड कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सको। देन क्वालिफाइड पर्सनल, अच्छी क्वालिफिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले लोग अप्लाई करते हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिफिकेशन वाले लोग अप्लाई करेंगे उनके उतने ज़्यादा चांसेस है सिलेक्ट होने के। तो इस वजह से क्या होता है कि क्वालिफाइड पर्सनल मिलते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। इसका क्या मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास वही टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है जो आपने अभी तक दी है, उनके पास पहले से होगी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी, जैसे अब जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है, कंटिन्यूसली रेगुलरली चेंज होती रहती है, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो जो आपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को टेक्नोलॉजिकल नॉलेज प्रोवाइड करी होगी उनके पास वही होगी, वहीं एक्सटर्नल कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होगी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी बेनिफिट पहुंचा सकती है। देन कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का मतलब है कि जब कोई बाहर से एम्प्लॉय आएगा तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा होगी, वो फिर कंपैरिजन करने लेंगे कि भाई ये बाहर से आए हैं, ये उतने अच्छे हैं जितने हम लोग हैं, तो वो इस तरीके से फिर कंपैरिजन करने लगते हैं और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है। इससे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से ऑफकोर्स एफिशिएंसी आती है। एक एम्प्लॉय ये करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा वो परफॉर्म करे ताकि वो बाहर से आपको रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े, आप उसी एम्प्लॉय को प्रमोट करो। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आती है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट डिसएडवांटेज इज़ डिक्रीजेज द मोराल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। ऑफकोर्स मोराल डिक्रीज होगा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ सोचेंगे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये हमें प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं, ये हमको दूसरी जॉब पोजीशन पे अप्लाई भी नहीं करने दे रहे हैं, ये तो बस बाहर के लोगों को लेते जाते हैं, ये तो बाहर मतलब बस एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इससे मोराल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का। देन मोर चांसेस ऑफ टर्नओवर। मोर चांसेस ऑफ टर्नओवर कैसे होते हैं कि भाई जो बाहर का कैंडिडेट आया है आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने और फिर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको जॉब मिल गई, सब हो गया, फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसके लिए बिल्कुल नए हैं, वो आपके इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर पाए या नहीं कर पाए, हो सकता है नहीं कर पाए तो फिर वो छोड़ के जाने लगे। तो मोर चांसेस होते हैं टर्नओवर के। टर्नओवर का मतलब होता है कि जब एक एम्प्लॉय छोड़ के जाने लगता है डिससेटिस्फाई होके। तो यही है मतलब कि अगर आपके पुराने एम्प्लॉयज़ होंगे, यानी कि अगर आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करेंगे तो चांसेस ऑफ टर्नओवर कम होते हैं, अगर आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपके चांसेस ऑफ टर्नओवर ज़्यादा होते हैं। देन एक्सपेंसिव। ऑफकोर्स एक्सपेंसिव होता है भाई, हैवी अमाउंट ऑन एडवर्टीजमेंट यूज़ करना, स्पेंड करना पड़ता है कि भाई आप बैनर्स लगवा रहे हो, टीवी में ऐड करवा रहे हो, तो एडवर्टीजमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा हैवी सम चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। लेंदी प्रोसेस है। लेंदी प्रोसेस कैसे है कि भाई आप पहले एड्स करवाएंगे, फिर एप्लीकेशंस आएंगी, फिर आप सिलेक्शन करेंगे, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। वहीं अगर आप इंटरनली अगर आप रिक्रूटमेंट करते हो तो क्या होता है कि भाई आपका सब कुछ देखा हुआ है, पहले से एम्प्लॉयज़ है, स्मॉल लेवल पे हो रहा है, तो फटाफट से हो जाता है। वहीं पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। चलिए अब मेथड समझते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। तो 11 मेथड्स हैं। सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कोई जॉब पोजीशन वैकेंट है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि अपनी ऑफिस के बाहर, अपनी बिल्डिंग के बाहर एक नोटिस लगा देती है कि भाई ये इतनी हमारे पास जॉब पोजीशंस वैकेंट है, और वहाँ पर आएंगे लोग, देखेंगे कि भाई अच्छा यहाँ पर जॉब पोजीशन वैकेंट है, तो वो आते हैं, खुद अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं।
इस टाइप का जो रिक्रूटमेंट है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ अनस्किल्ड लेबर के लिए सूटेबल है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी आ सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो जैसे पियून हो गए और स्वीपर्स हो गए, ये टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए ये मेथड बहुत सूटेबल है। देन कैजुअल कॉलर्स का क्या मतलब है कि काफ़ी सारे लोग आते हैं, खुद अप्लाई करते हैं कंपनी में, और इनकेस अगर तब ऑर्गेनाइजेशन को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी एम्प्लॉय की, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि आप रिसेप्शन पे अपना CV छोड़ जाइए, हमारे पास जब भी कोई जॉब पोजीशन वैकेंट होगी हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से एक फ़ाइल क्रिएट करती है एक कंपनी सारी एप्लीकेशंस की। तो उसमें ऐसी भी एप्लीकेशंस होती हैं जो पिछली बार जब आपने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करा था, जब आपने स्टाफिंग का प्रोसेस करा था, तो तब जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए थे वो उनकी भी एप्लीकेशंस उस फाइल में होती हैं। तो जब भी कोई जॉब पोजीशन वैकेंट होती है तो इन लोगों को कांटेक्ट कर लिया जाता है कि आप आइए और इंटरव्यू दे दीजिए, हमारे पास इतनी इतनी जॉब पोजीशंस वैकेंट हैं। फिर नेक्स्ट इज मीडिया एडवर्टाइजिंग। मीडिया एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि आप कोई सूटेबल मीडिया चूज़ करिए एडवर्टाइज करने के लिए कि आपके पास भाई जॉब पोजीशंस वैकेंट है। इसको आप लोगों तक आपको पहुंचानी तो है ना ये बात, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आएँ और एप्लीकेशंस फिल करें। तो आप सूटेबल मीडिया चूज़ करिए। सपोज़ आपको चार्टेड अकाउंटेंट की ज़रूरत है तो आप चार्टेड अकाउंटेंट जर्नल में पब्लिश कराएंगे ऐड। अगर आपको ज़्यादा कोई स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है, अनस्किल्ड लेबर आपको चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, रीजनल न्यूज़पेपर्स में ऐड डलवा देंगे। अगर आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है तो आप रेपुटेटेड हाई लेवल और जो नेशनल न्यूज़पेपर्स है जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस टाइप के जो न्यूज़पेपर्स हैं आप उसमें ऐड डलवाएंगे। तो सूटेबल मीडिया आपको चूज़ करनी होती है एडवर्टाइजिंग के लिए। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब है कि गवर्नमेंट की काफ़ी सारी ऐसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़, एक्सचेंज एजेंसीज़ होती हैं, तो उसमें आप जाइए, अपने आप को रजिस्टर कराइए। वहीं पर काफ़ी सारी फर्म्स भी रजिस्टर होती हैं। जब भी कोई जॉब पोजीशन वैकेंट होगी तो कंपनी क्या करेगी, इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कांटेक्ट करेगी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज देखेगा कि भाई क्या जॉब पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल बंदा होगा वो उसको वहाँ तक भेज देगा। तो ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आपने सलमान खान की भारत पिक्चर देखी होगी, उसमें वो अपने आप को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ही रजिस्टर कराने जाता है। वो ऊपर बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिखा भी होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो ये होता है। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज। बिल्कुल इसी की तरह होती हैं कि दोनों ही लोग यहाँ पे रजिस्टर होते हैं, एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय भी, दोनों लोग यहाँ पे रजिस्टर होते हैं। और जब भी कोई जॉब पोजीशन वैकेंट होती है तो वो इससे एक दूसरे से कांटेक्ट करा देते हैं, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर का। तो लेकिन ये लोग जो होते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज वाले, ये प्राइवेट होते हैं और ये फीस चार्ज करते हैं। देन नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट तो आपने बहुत ज़्यादा इसका नाम सुना होगा कि प्लेसमेंट्स वाला नाम सुना होगा आपने प्लेसमेंट के नाम से, कि जो कॉलेज होता है वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, तो फिर वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप जैसे HR मैनेजर वगैरह हो गए, ये लोग खुद जाते हैं और वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो बस ग्रेजुएट होने ही वाले हैं, उनको वो लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनमें से सिलेक्ट करते हैं, उनमें से रिक्रूट करते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत सही एक टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपको फ्रेश टैलेंट मिलता है। न्यूली ग्रेजुएट्स होते हैं, न्यूली ग्रेजुएट्स आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ और जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें ईजिली मोल्ड हो जाते हैं, तो इसलिए कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। फिर नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, जो आपके एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप उनको इंसिस्ट करते हैं कि भाई हमारे पास जॉब पोजीशंस वैकेंट है, आपका अगर कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो जो अच्छा काम करे, आप उसे हमें रिकमेंड करो, हम उसकी रिकमेंडेशन को कंसिडर करेंगे और उसके बाद देखते हैं, हम उसे जॉब देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनकेस अगर कोई भी वो गड़बड़ी करता है, जो नया आपका एम्प्लॉय है, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ने रिकमेंड किया है, तो अगर वो कोई भी ऐसा कोई दिक्कत करता है तो आप जो आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हो कि भाई तुमने रिकमेंड करा है, कैसा इंसान हमको रिकमेंड करा है, इस तरीके से। अब रिकमेंडेशन जो लिए जाते हैं वो भी रेपुटेटेड एम्प्लॉयज़ के ही लिए जाते हैं, जो कि खुद में अच्छे हों, ताकि वो रिकमेंडेशन भी अच्छा दें। देन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को हम हिंदी में ज़्यादातर आपने सुना होगा ठेकेदार का नाम दे सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को कांटेक्ट करती है। इनके कांटेक्ट में काफ़ी सारे मज़दूर और लेबर होती है, जो गांव वगैरह में लेबर होते हैं, अलग अलग जगह पे लेबर होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत सारी लेबर को लेकर आ जाते हैं, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ये होते हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न। भाई टेलीविज़न पे
एडवर्टाइजिंग भी एक न्यू ट्रेंड हो चुका है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन आपको जो भी चाहिए, आपका जो भी जॉब रिक्वायरमेंट है, आप उसको एडवर्टाइज़ करवा दीजिए टेलीविज़न पे और फिर वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। वेब पब्लिशिंग का मतलब है कि आप इंटरनेट के थ्रू आप एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं। एक तरीके की एक्सचेंज एजेंसीज ही हो गई कि वहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर कराइए, जब भी कोई जॉब पोजीशन वैकेंट होगी तो वो जो साइट है आपको कांटेक्ट कर लेगी। तो लेकिन ये होता है इंटरनेट के थ्रू। आप अब बहुत सारी ऐप्स हो गई हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल देख लें तो naukri.com और monster.com ऐसी ऐप्स हैं जो कि आपकी एक्सचेंज एजेंसीज की तरह काम करती हैं। देन लास्ट इज फैक्ट्री गेट का मतलब है आपके फैक्ट्री के गेट पर आके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं असेंबल हो जाते हैं, बहुत सारे जो लेबर है, एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे लोग आके असेंबल हो जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि भाई ये रिसेशन के पीरियड में होता है कि बहुत सारे लोग आके असेंबल हो गए और वो कह रहे हैं कि भाई हमें अपनी वो सर्विस जो है खुद ऑफ़र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे काम करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, वो करवा लीजिए, इस तरीके से जो होता है हमें जॉब दे दीजिए। तो ये सब फैक्ट्री गेट में आता है। ये जो मेथड है ये बहुत मोस्ट सूटेबल है अनस्किल्ड लेबर के लिए। इसमें और इसमें क्या फ़र्क था, पहले वाले में और इसमें? फैक्ट्री गेट वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप नोटिस लगाते हैं कि हमको ज़रूरत है, तो फिर उस नोटिस को देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं। और फैक्ट्री गेट में लोग खुद आते हैं, उनको जॉब की ज़रूरत होती है तो वो खुद आपके गेट के बाहर असेंबल होते हैं, उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पर ही किसी भी एरिया में बहुत सारे गाँव से लोग मज़दूर आते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। आपको अगर अपना घर बनवाना है या फिर कोई काम करवाना है, आप जाइए और उनमें से ले लीजिए, मतलब सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको मज़दूर चाहिए। तो इसी तरीके से होता है कि फैक्ट्री के बाहर आके बहुत सारे मज़दूर खड़े हो जाते हैं, अपनी सर्विसेज वो खुद ऑफ़र करते हैं। तो ये थे भाई हमारे एक्सटर्नल सोर्स के मेथड्स। यहीं पर हमारा एक्सटर्नल सोर्स ख़त्म होता है। तो चलिए बस रिक्रूटमेंट में लास्ट इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स का डिफ्रेंसिएशन पढ़ लेते हैं, फिर हमारा रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ है कुछ बेसिस लिखे हुए हैं, इसी बेसिस पे हमको डिफ्रेंसिएशन करना है। ये है इंटरनल सोर्स का कॉलम और ये है एक्सटर्नल सोर्स का कॉलम। आपको एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही बना कर आना है। आप बेसिस का कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे इंटरनल सोर्स का, एक कॉलम बनाएंगे एक्सटर्नल सोर्स का। तो फर्स्ट बेसिस है मीनिंग क्या होता है? इंटरनल सोर्स का मतलब है कि एग्जिस्टिंग स्टाफ को यूज़ करके आप वैकेंट जॉब पोजीशंस को फिल करेंगे। और एक्सटर्नल सोर्स का मीनिंग क्या है कि आप आउटसाइडर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम नहीं कर रहे हैं, बाहर के कैंडिडेट्स हैं, आप उनको इनवाइट करेंगे और उनको यूज़ करके आप अपनी जॉब पोजीशंस को फिल करेंगे। फिर टाइम, ये ऑफ कोर्स लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है कि जो ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयज़ है बस उन्हीं में से आपको पिक करना है। और ये बहुत ज़्यादा मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि आपको एडवर्टीज़ कराना है, लोग फिर अप्लाई करेंगे, उनमें सिलेक्शन करना है, तो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो ये मोर टाइम कंज्यूमिंग होता है। देन इकोनॉमी का मतलब है कि भाई कॉस्ट किस हिसाब से कैसी आती है। तो इंटरनल सोर्स में इकोनॉमिकल होता है, ऑफ कोर्स कम कॉस्ट आती है। क्यों? अंदर ही अंदर करना है, इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के सब कुछ ऑपरेट करना है, तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। क्योंकि जो मेन खर्चा होता है वो तो एडवर्टीजमेंट पे होता है। एडवर्टीजमेंट बहुत ह्यूज सम एक साथ ले जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स बहुत कॉस्टली है। यहाँ पे आपको डिफरेंट मीडियाज़ पे एडवर्टीजमेंट कराना पड़ेगा, आपको टीवी पे एडवर्टीजमेंट कराना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा आपका पैसा खर्च हो जाता है। ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। देन क्वालिटी कैसी, क्वालिटी आपको मिलती है नहीं मिलती है एम्प्लॉयज़ में, ये देखिए। ये यहाँ पर भाई इंटरनल सोर्स में आपके पास लिमिटेड चॉइस होती है। आपके जो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको क्वालिटी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। ये तो आपके एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करेगा कि वो भाई अच्छे हैं या नहीं हैं, वो स्किल्ड हैं या नहीं हैं, वो इतने मतलब कि टैलेंटेड हैं या नहीं हैं। लेकिन आप बाहर जब जाएंगे, यानी कि आप जब एक्सटर्नल सोर्स को फॉलो करेंगे, जब एक्सटर्नल सोर्स आप यूज़ करेंगे, तो आपका क्या होगा कि भाई आपके पास बहुत वाइडर चॉइस होगी। आपके बाहर से जो कैंडिडेट्स हैं वो आएंगे, तो आपके पास एक वाइडर चॉइस होगी, तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये अज्यूम करा जाता है कि यहाँ पर हमको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको शायद सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा। लास्ट इज मोराल ऑफ द एम्प्लॉयज़। मोराल यहाँ पर कौन से एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के मोराल का क्या होता है। अगर आप इंटरनल सोर्स यूज़ करते हैं तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का मोराल जो है बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है। कैसे? कि भाई आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये सोचते हैं कि उनका प्रमोशन होता है, तो वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं कि भाई हमारा प्रमोशन होगा, हम आज इस पोजीशन पे हैं, हमको हायर अथॉरिटी वाली पोजीशन पे बिठाया जाएगा। तो इसलिए उनका जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है।
वहीं अगर आप एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करते हैं तो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ये सोचते हैं कि हम तो कितनी भी मेहनत कर लें, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हमें तो प्रमोशन मिल ही नहीं रहा है। तो इस वजह से उनका जो मोराल है वो गोज़ डाउन होता है, यानी कि वो नीचे जाता चला जाता है। उसने फिर आपके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई होने लगते हैं और ये सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बाहर से लोग लेकर आ रहे हैं। तो इस तरीके से मोराल जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का है इंटरनल सोर्स में बूस्टअप होता है और एक्सटर्नल सोर्स में वो नीचे जाता है। तो बस ये था डिफ्रेंसिएशन हमारे रिक्रूटमेंट का। तो बस इसी के साथ स्टाफिंग का हमारा फर्स्ट कंपोनेंट रिक्रूटमेंट फिनिश होता है और स्टाफिंग के 3 कंपोनेंट से रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग उसका फर्स्ट कंपोनेंट हो चुका है। अब पढ़ेंगे सिलेक्शन। तो चलिए स्टाफिंग का नेक्स्ट कंपोनेंट सिलेक्शन पढ़ते हैं। सिलेक्शन भी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ही था, दोबारा समझ लेते हैं। Selection can be defined as discovering most promising and most suitable candidate to fill up the vacant job position in the organization। सबसे पहले क्या करा आपने? रिक्रूटमेंट करा। आपने क्या करा कि इनवाइट करा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स आपकी वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए अप्लाई करें। तो क्या हुआ कि बहुत सारी आपके पास एप्लीकेशंस आ गई। अब उन एप्लीकेशंस में से आप सारी एप्लीकेशंस देखेंगे, सबका सीवी चेक करेंगे और आप देखेंगे मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट कौन सा है जो उस जॉब पोजीशन को फिल करे और ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाए। तो ये है सिलेक्शन। सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं समझते हैं। Rejected applicants are generally more than selected ones, that is why it is considered as negative process। क्या मतलब है इसका कि सिलेक्शन में क्या होता है कि भाई आपके पास सपोज 100 एप्लीकेंट्स आए कि आपने एक जॉब पोजीशन के लिए इनवाइट करे एप्लीकेशंस और आपके पास 100 एप्लीकेंट्स आए, आपको चाहिए सिर्फ 10, आपको सिर्फ 10 ही आपके पास जॉब पोजीशंस खाली हैं। तो आपने क्या करा भाई, सिलेक्ट करा जो मोस्ट सूटेबल और मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट था, आपने उन 10 को सिलेक्ट कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि जनरली ऐसा ही होता है कि नंबर ऑफ़ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हमेशा कम होते हैं हमेशा कम होते हैं नंबर ऑफ़ रिजेक्टेड कैंडिडेट से। 10 सिलेक्ट हुए, 90 रिजेक्ट हो गए। तो इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं क्योंकि इसमें रिजेक्शन ज़्यादा होता है सिलेक्शन से। तो सिलेक्शन का क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो रिक्रूटमेंट से एप्लीकेशंस आई, आपने उन एप्लीकेशंस में से सबसे सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया और फिर आपने उसको अपॉइंट कर दिया। तो चलिए सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सिलेक्शन का प्रोसेस का स्टेप 1 है स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है, फिर भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देते हैं कि होता ऐसा है कि एप्लीकेशंस एक बहुत सारी आती हैं, रिक्रूटमेंट के बाद बहुत सारी एप्लीकेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करती है। तो सबको तो आप इंटरव्यू पे नहीं बुला सकते हो, तो आप क्या करते हो, रफली आप CVs चेक करते हो सबके और आप देखते हो कि भाई किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, मुझे जो जॉब पोजीशन के लिए एम्प्लॉय चाहिए वो उसकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसी चीज़ें आप करते हो। और फिर आप एप्लीकेशंस में से ही कुछ एप्लीकेशंस आप अलग सेलेक्ट करके रख देते हो और बाकियों को आप रिजेक्ट कर देते हो। अब अमंग्स दो सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स आप उनको, अब फर्स्ट स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, आप स्क्रीनिंग पे बुलाते हो। क्या मतलब होता है इसका कि आप छोटा सा एक इंटरव्यू टाइप का रखवाते हो, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पूछे बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन जाते हैं, आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब आप जो करना चाहते हो उससे रिलेटेड बस नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि आपको आपके एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस लेवल पता चल पाए कि भाई इनसे बैक टू बैक अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये कहीं होपलेस तो नहीं हो रहा है, कहीं हाइपर तो नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से देखा जाता है। तो इसके लिए प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ही के जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के जो वो हैं, मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वहीं बैठ जाएंगे और वही प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन टेस्ट। एक बार आपने देख लिया कि भाई उसका क्या है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप फिर सिलेक्शन टेस्ट करते हैं। ये साइकोलॉजिकल लेवल जानने के लिए किया जाता है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो साइकोलॉजिकली कैसा है। तो फर्स्ट इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट। ये कुछ कॉमन टेस्ट हैं जो सिलेक्शन टेस्ट के अंडर किए जाते हैं। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है। इंटेलिजेंस टेस्ट में आप अपने एम्प्लॉय का IQ लेवल चेक करते हो। आप देखते हो कि भाई ये इसका IQ कैसा है, फ्यूचर में कोई भी डिसीजन ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, इसका मतलब किस तरीके से इस सिचुएशन में रिएक्ट करेगा। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में ये देखा जाता है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या देखते हैं कि ये न्यू स्किल्स, न्यू मेथड, न्यू टेक्नोलॉजी को कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है और कितनी जल्दी ये उसमें ही मोल्ड हो जाता है।
तो आप इससे ये डिसाइड कर सकते हैं, आप इससे ये देख सकते हैं कि भाई ये फ्यूचर में किस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करेगा, क्योंकि एक बिजनेस और इन्वायरमेंट जो होता है वो डायनामिक होता है, जल्दी जल्दी चेंज होना पड़ता है। तो इस वजह से आपको अपने एम्प्लॉय भी ऐसे ही रखने चाहिए जो जल्दी न्यू टेक्नोलॉजीज़ या न्यू मेथड्स को एक्सेप्ट कर ले। देन नेक्स्ट इज़ पर्सनालिटी टेस्ट। आप अपने एम्प्लॉय की पर्सनालिटी देखते हैं, आप देखते हैं कि ये इसका ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, ये किस तरीके से लोगों से बिहेव करता है, इसका एटीट्यूड कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, इसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप ये देखेंगे कि इसका जो अप्रोच है वो पॉजिटिव अप्रोच है चीज़ों को देखने की या नेगेटिव अप्रोच है। आगे जब ये फ्यूचर में किसी कोई डिसीजन लेगा तो क्या ये इनिशिएटिव लेगा या नहीं लेगा, या फिर ये हमेशा पीछे पीछे बैठा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में। उसके बाद है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब है कि आप जिस प्रोफेशन में आप उस एम्प्लॉय को आपको अपॉइंट करना है, तो उस प्रोफेशन की उसको कितनी जानकारी है, वो कितना उस प्रोफेशन के बारे में नॉलेज रखता है। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रेड टेस्ट में देखते हैं। तो ट्रेड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में डिफरेंस बता देते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट में आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में किस तरीके से रिएक्ट बिहेव कर पाएगा, और ट्रेड टेस्ट में आप उसकी प्रेजेंट नॉलेज के बारे में देखते हैं कि उसकी प्रेजेंट नॉलेज जो उसकी प्रोफेशन को लेकर उसको नॉलेज है कि नहीं है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में आप ये चेक करते हैं कि जो आपका एप्लीकेंट है वो किस तरफ इंटरेस्टेड है, क्योंकि भाई हर इंसान किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की तरफ इंटरेस्टेड होता है। ऐसा नहीं मैं कुछ भी कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, एक उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर किसी एक चीज़ की तरफ होगा। तो आप उसका इंटरेस्ट टेस्ट करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आप उसको उसी के इंटरेस्ट में भेजें। देन ये सेकेंड स्टेप था। देन थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। उसके बाद आप जब एक रिटन टेस्ट आपका जो एप्लीकेंट है वो पास कर लेता है, फिर आप उसका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू करते हैं। ये बिल्कुल प्रोफेशनल इंटरव्यू है जिसके बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा कि बाहर से इंटरव्यूअर्स बुलाए जाते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बिल्कुल एक्सपर्ट्स होते हैं, और फिर वो लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो इससे उनका आपके एम्प्लॉयज़ का इंटेलिजेंस लेवल देखा जाता है, और किस तरीके से जो प्रेशर में वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उससे बैक टू बैक क्वेश्चंस करे जाते हैं, उसको कितनी नॉलेज है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है। सारी चीज़ें आप इस एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में टेस्ट करते हैं। एक बार आपके एम्प्लॉय ने आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू टेस्ट इंटरव्यू पास कर लिया, फिर आप उसकी रेफरेंस चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं। आप उससे पूछते हैं कि भाई कोई 2-3 रेफरेंस बता दीजिए अपनी, और फिर वहाँ उन लोगों से आप कांटेक्ट करके पूछते हैं कि इसका पर्सनल कैरेक्टर कैसा है, ये पर्सनली कैसा है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये अच्छा काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। जैसे कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ तो नहीं बोलेंगे, अभी एप्लीकेंट बोलते हैं कि आपने अपने एप्लीकेंट से बोला कि भाई तुम जहाँ पहले काम कर रहे थे, पहली 2 जगह जहाँ भी तुमने काम किया वहाँ के तुम फ़ोन नंबर दे दो। तो वहाँ से फिर फ़ोन करा और पूछा कि भाई ये एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करता था, कैसा था, इसका परफॉर्मेंस कैसा नहीं था। इससे आपको जानने का पता चलता है कि भाई इसका बैकग्राउंड कैसा है, कि कहीं इसे टर्मिनेट तो नहीं किया गया था, कहीं इसने कोई फ्रॉड तो नहीं किया था पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में। ये सारी चीज़ें उसकी रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करा जाता है। अब रेफरेंस में ज़्यादातर रेफरेंस बायस्ड भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय खुद ही देता है, वो ऐसा रेफरेंस देगा ही क्यों जहाँ पर उसकी बुराई होगी। वो तो ऐसा ही रेफरेंस देगा जहाँ पे उसकी तारीफ होगी, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करके देखा जाता है। देन सिलेक्शन डिसीजन। फाइनली अगर उसका रेफरेंस भी अच्छा निकलता है तो फिर सिलेक्शन डिसीजन कर लिया जाता है। आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो कि हाँ ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये ऑप्शनल होता है, करवा भी सकते हैं आप, नहीं भी करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्या टाइप की जॉब है, जॉब रिक्वायरमेंट है। फिर भी आप मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, आप देखते हैं कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। उसके बाद जब मेडिकल एग्जामिनेशन आपका एप्लीकेंट पास कर लेता है, आप उसको जॉब ऑफ़र करते हैं। फाइनली जॉब ऑफ़र होती है, यानी कि आप उसको ऑफ़र लेटर देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और फाइनली वो जॉब ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि भाई आपका जब एम्प्लॉय है, आपका जो एप्लीकेंट है, वो जब आपने उसको जॉब ऑफ़र दिया तो उस टाइम पे उसको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करना पड़ेगा। उसमें काफ़ी सारी वो चीज़ें होती हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स होते हैं और सारी चीज़ें, सारा एक डिटेल्ड वो होता है कि भाई वर्किंग आवर्स कितने होंगे, पे कितना रहेगा, लीव्स का क्या है कि आप महीने में इतनी ले सकते हो, इतनी नहीं ले सकते हो, इस तरीके की सारी चीज़ें होंगी। उस पर अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों अग्री करते हैं तो साइन हो जाएंगे, और फाइनली एक एम्प्लॉय अपने मतलब उस जॉब पोजीशन, उस वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर देगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म होता है।
तो रिक्रूटमेंट समझ लिया हमने, सिलेक्शन समझ लिया, अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिस गिवन है, फिर है रिक्रूटमेंट और ये है सिलेक्शन का कॉलम। तो फर्स्ट बेसिस है मीनिंग। मीनिंग क्या है रिक्रूटमेंट का? रिक्रूटमेंट का मतलब है इनवाइटिंग एप्लीकेशंस। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पोजीशंस वैकेंट है, आप क्या करेंगे, आप इंड्यूस करते हैं, इनवाइट करते हैं एप्लीकेशंस को। आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें आपकी उस जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एप्लीकेशंस आएँ। तो फिर सिलेक्शन का क्या मतलब होता है? सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट। आपके पास जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट हो, बेस्ट सूटेड फॉर द जॉब हो, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसको चूज़ कर लीजिए। स्टेज प्रोसीड्स द स्टाफिंग। रिक्रूटमेंट बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है स्टाफिंग का, यहाँ से शुरू होता है स्टाफिंग, ये स्टाफिंग को शुरू करता है। तो ये है कि स्टाफिंग यहाँ से शुरू होता है, प्रोसीड्स द स्टाफिंग, एंड सिलेक्शन इज स्टार्ट्स वेयर रिक्रूटमेंट एंड। रिक्रूटमेंट खत्म हो जाएगा, एप्लीकेशंस आ जाएंगे, फिर ही तो आप सिलेक्शन करोगे, उन एप्लीकेशंस में से आप बेस्ट सूटेड कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट इज नेचर। तो रिक्रूटमेंट का पॉजिटिव नेचर होता है। क्यों होता है रिक्रूटमेंट का पॉजिटिव नेचर? क्योंकि आप यहाँ पे किसी को मना नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो भाई जितनी एप्लीकेशंस आए उतना कम है, मोर एंड मोर एप्लीकेशंस को आप इनवाइट कर रहे हो, सब आ रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इसीलिए पॉजिटिव नेचर का होता है। और वहीं सिलेक्शन नेगेटिव नेचर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिजेक्शंस होते हैं ना, वो कई गुना ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन से। कि अगर आपने 100 एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई हैं तो आपको उसमें से बस 10 ही सिलेक्ट करनी है, आप बाकी 90 को रिजेक्ट कर दोगे। तो आप रेशियो देख रहे हो 1:9 का हो रहा है कि भाई 10 आपने सिलेक्ट करे और 90 आपने रिजेक्ट कर दिए। तो इसीलिए नेगेटिव प्रोसीजर है, नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है सिलेक्शन से। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो जब आप रिक्रूटमेंट करते हो तो आप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएट नहीं करते हो, आप तो सारे एप्लीकेंट्स को इन्वाइट कर रहे हो, सब आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने किसी से वादा नहीं किया, किसी ने आपसे कोई वादा नहीं किया, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। वहीं सिलेक्शन के प्रोसेस में आप जिसको भी सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्शन का लास्ट प्रोसेस हमने पढ़ा था, लास्ट स्टेप होता है कि भाई आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसमें सारी चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी चीज़ें गिवन होती हैं। उसको एम्प्लॉयर भी साइन करता है, एम्प्लॉय भी साइन करता है। तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस साइन किया जाता है। तो ये था भाई डिफरेंस रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का। यहाँ पर हमारे 2 कॉम्पोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, रिक्रूटमेंट पूरा हो चुका है, सिलेक्शन पूरा हो चुका है। अब स्टाफिंग का थर्ड कॉम्पोनेंट हम पढ़ेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग का थर्ड कंपोनेंट, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एक अलग चीज़ है और डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है। तो देखते हैं ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है इट मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉय विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। अभी यहाँ तक पढ़ेंगे कि एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो भी आपके एम्प्लॉय को स्किल चाहिए होगी, मेथड्स की ज़रूरत होगी, सारी चीज़ आप उसको समझाएंगे। क्योंकि ऑफकोर्स आपको उससे एक जॉब परफॉर्म करवानी है, वो सब कुछ उसको पहले से नहीं आता होगा, आपको उसको काम सिखाना पड़ेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपको उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको उससे क्या काम करवाना है। तो वो काम उसको पहले आप सिखाएंगे, फिर वो उस काम को करेगा। तो ये चीज़ ट्रेनिंग होती है। द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर। जो भी मैनर है, आपने जिस भी मैनर में आप एक्सपेक्ट किया है कि आपका एम्प्लॉय काम करेगा, आपको उसको वो मैनर गाइड करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इस तरीके से काम करो, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा। तो इस वजह से जो कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कराती है और फिर ट्रेनिंग पे जो आपका एम्प्लॉय है, जो कैंडिडेट है, वो सारी चीज़ें समझता है कि कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है, और फाइनली फिर वो उस जॉब को ठीक से परफॉर्म कर पाता है। तो ये तो हो गया ट्रेनिंग। चलिए डेवलपमेंट समझते हैं। इट रिफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ। ट्रेनिंग में क्या होगा कि जॉब रिलेटेड ही उसको आप स्किल और मेथड बताएंगे, जो भी आपको काम कराना है बस उतना ही आप उसको बताएंगे। लेकिन डेवलपमेंट में आप अपने एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ चाहते हैं कि वो हर तरीके से एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय बन सके। अगर वो इनकेस अगर वो कभी चला भी जाता है तो उसकी पर्सनल लाइफ में भी उसका जो डेवलपमेंट आपने कराया है वो उसके काम आए। तो इट इज़ अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट एज ट्रेनिंग इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी वाइडर कॉन्सेप्ट है और ट्रेनिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ही ट्रेनिंग आ जाती है।
ओवरऑल डेवलपमेंट में ऑफ कोर्स ये भी आएगा कि वो जॉब किस तरीके से परफॉर्म करेगा, तो ये सब कुछ ट्रेनिंग में आ जाता है। तो डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और ट्रेनिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है। चलिए अब देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है ट्रेनिंग के और नीड क्या है ट्रेनिंग की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दो चीज़ें पढ़ेंगे कि बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है ट्रेनिंग के और एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है। फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा करती है ट्रेनिंग और क्या ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग की, ये देखते हैं। तो फर्स्ट है रिड्यूस लर्निंग टाइम। तो रिड्यूस कैसे होता है लर्निंग टाइम कि अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो ट्रेंड है, वो ऑलरेडी काम सीखा हुआ है, तो उसको आप जब कोई नया मेथड सिखाएंगे या फिर कोई नई टेक्निक बताएंगे या कोई नया मैनर बताएंगे किसी भी काम को करने का, तो वो ईजिली उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ईजिली वो अडेप्ट कर लेता है और वो फिर आसानी से वो जल्दी जल्दी काम कर लेता है, ज़्यादा टाइम का वेस्टेज नहीं होता है। तो इस तरीके से लर्निंग टाइम जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। देन बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस कैसे होता है कि अगर कोई भाई काम सीखा हुआ है तो ऑफकोर्स जब उस एक्टिविटी को करेगा तो बेटर तरीके से कर पाएगा। वहीं अगर कोई बिल्कुल ही न्यू इंसान है जिसने कभी वो काम टच भी नहीं किया है, वो करेगा तो ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेगा स्टार्टिंग में। तो इसलिए अगर आपका ट्रेंड एम्प्लॉय है तो वो बेटर परफॉर्मेंस शो करता है। देन एटीट्यूड फॉर्मेशन। आप ये कोशिश करते हैं ट्रेनिंग में कि आप अपने एम्प्लॉय का एटीट्यूड फॉर्मेशन इस तरीके से करें कि वो ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो, कि फ्यूचर में आप उसको इस तरीके से मोटिवेट करें कि फ्यूचर में वो इनिशिएटिव ले सके और वो इनिशिएटिव ले भी। वो हमेशा ऐसे नहीं कि वो पीछे पीछे खड़ा रहे, वो आगे नहीं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए और वो इनिशिएटिव फ्यूचर में ले सके। आप इस तरीके से उसको ट्रेन करेंगे तो उसका एटीट्यूड फॉर्मेशन करेंगे। देन हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी सारी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है, जैसे कि हो गया कि भाई आपके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा छुट्टियां कर रहे हैं तो एब्सेंटीज़म की प्रॉब्लम हो गई। आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम हो गई। ये कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर आप अपने जो एम्प्लॉय है उसके साथ अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और अगर वो अच्छी तरीके से ट्रेंड नहीं है तो फिर वो काम से बचता है और फिर वो इसी तरीके की चीज़ें करता है और वो ठीक से काम नहीं कर पाता। इसी का एक एग्जांपल ले लें कि भाई हम जब स्कूल में होते हैं तो क्या होता है कि अगर टीचर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो अच्छे से बात नहीं करता है और हमको काम आता नहीं है या फिर हमें कोई मैथ्स का क्वेश्चन दिया था वो हमसे हो नहीं पाया क्योंकि हमें ठीक से समझ नहीं आया था, हमको ठीक से ट्रेन नहीं किया गया था उसके लिए, तो हमसे वो हो नहीं पाया। तो अब क्या है कि बच्चा ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन में स्कूल जाने में डरता है, वो छुट्टी कर लेता है कि भाई मुझसे पूछेंगे, मुझे डांटेंगे, मुझे मारेंगे। तो वहीं अगर टीचर बहुत ज़्यादा अच्छा होता, अगर बच्चे को समझ नहीं आया है तो उसको वो समझाता और प्यार से बात करता, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके चलता और अच्छी तरीके से उसको ट्रेन करता कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, तो बच्चा कभी स्कूल जाने से घबराता नहीं। वही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है एम्प्लॉयज़ के साथ कि जो बॉस होता है, जो सुपीरियर होता है, वो अगर उसका जो रिलेशनशिप है वो सबऑर्डिनेट के साथ उतना अच्छा नहीं है तो सबऑर्डिनेट घबराता है, फिर वो एब्सेंटीज़म करता है, यानी कि वो एब्सेंट हो जाता है, छुट्टियाँ कर लेता है। अगर उसे ठीक तरीके से काम नहीं आता है तो फिर वो घबराने लगता है कि मैं तो कर नहीं पाऊँगा तो मैं छुट्टी कर लेता हूँ, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करता है। तो ट्रेनिंग से ये फ़ायदा होता है कि जब आप अपने एम्प्लॉय को अच्छी तरीके से ट्रेन करेंगे तो सुपरवाइजरी लेवल पे ट्रेन करेंगे तो वो ट्रेन भी होगा और उसका सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बहुत अच्छा भी होगा। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है ना कि छुट्टी कर लेना, रिसोर्सेज को वेस्ट करना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होती हैं। देन मैनेजिंग मैन पावर नीड। मैन पावर नीड को कैसे मैनेज करता है ट्रेनिंग के जनरली ऐसा होता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अलग टेक्निक है, मेथड है कि भाई अलग मेथड और अलग टेक्निक से मुझे काम करवाना है, लेकिन वो मेथड और टेक्निक के एम्प्लॉय ढूंढना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा प्रेफर करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस कि वो अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेती हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग कराती हैं। वो ऐसा करते हैं कि भाई काम नहीं आता, कोई बात नहीं, हम हायर कर लेते हैं, हम आपको काम सिखाएंगे, सिखाते हैं उनको काम, ट्रेनिंग कराते हैं, फिर वो फाइनली बोलते हैं कि आप काम करो। तो इस तरीके से आपकी लेबर जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ हैं अनस्किल्ड को आप हायर करिए, उनको स्किल्ड बनाइए। देन हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस टू
ट्रेंड एम्प्लॉय होता है वो आसानी से इन्वायरमेंटल चेंजेस, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो चेंजेस होते हैं उन्हें आसानी से अडेप्ट कर लेता है, क्योंकि ट्रेनिंग में ऐसी चीज़ें सिखाई ही जाती हैं। तो ये तो थी भाई बेनिफिट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं ट्रेनिंग से। अब देख लेते हैं क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग से। तो एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट्स होते हैं ट्रेनिंग से, ये देख लेते हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज़ बेटर करियर ऑप्शंस, यानी कि एक एम्प्लॉय इतना स्किल्ड हो जाता है, उसको डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स की इतनी जानकारी हो जाती है, नॉलेज हो जाती है कि उसके लिए फिर करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा सही हो जाते हैं। उसके लिए ऐसा होता है कि भाई वो कोई भी काम उसको दो वो कर लेगा आराम से, तो उसका जो करियर ग्रोथ है वो आसानी से बहुत अच्छी हो सकती है। देन अर्निंग मोर, जब उसको ज़्यादा काम आता होगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से काम आता होगा, वो अपने काम में एफिशिएंट होगा, इतना अच्छे से ट्रेंड और स्किल्ड होगा, तो ऑफ कोर्स उसके अर्निंग के जो चांसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे। बूस्ट अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, भाई किसी को काम करना आता है, ट्रेनिंग के ज़रिए आपने उसको सिखा दिया काम करना, तो उसको काम करना आता है। जब उसको काम करना आता है वो काम से घबराएगा नहीं, तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि भाई मुझे नहीं करना है, ऐसा है वैसा है। जब आपको काम आता होता है तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी आता है, फिर आप उसको और एंथुजियास्टिकली करते हैं, तो इस वजह से फिर उसका जो मोरल है वो भी बूस्ट अप रहता है। लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अब फैक्ट्री में तो बहुत ज़्यादा हैज़ार्ड सिचुएशंस होती हैं, तो क्या है कि अगर आपको काम नहीं आता, पहली बार किसी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस होंगे कि भाई आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं हाथ कट गया, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरीके के एक्सीडेंट्स के बहुत ज़्यादा लेस चांसेस हो जाते हैं अगर आप ट्रेंड हो तो। आपको वो मशीन को ऑपरेट करना ठीक तरीके से सिखाया गया है, आपको सारे प्रिकॉशंस लेना सिखाया गया है कि भाई आपको ये करना है, यहाँ टच नहीं करना है, इसको करना है तो ग्लव पहन के करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। सारी चीज़ें आपको जब ट्रेनिंग में अच्छी तरीके से सिखाई गई हैं तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं जब आप प्रैक्टिकली उस जॉब को परफॉर्म करने जाते हो तब। तो ट्रेनिंग समझ आ गया, हमने ट्रेनिंग की डेफिनेशन पढ़ ली, क्या होती है ट्रेनिंग और इसके एडवांटेजेस क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए। अब हम पढ़ते हैं कि ट्रेनिंग के मेथड्स क्या हैं। दो तरीके से ट्रेनिंग हो सकती है, एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है? द एम्प्लॉयज़ आर ट्रेंड वाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, जब वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, वो बाकायदा जॉब पर हैं, उनको अपना काम करना है, वो उसके साथ साथ ट्रेन हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो ट्रेनिंग होती है वो टेक्निकल जॉब्स के लिए ज़्यादा सही होती है, जहाँ पर आपको इस तरीके की मशीन्स ऑपरेट करनी है या ऐसे कुछ करना है, तो आपको क्या है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले रहे हो साथ साथ में। तो आप जॉब परफॉर्म कर रहे हो और आप ट्रेन भी हो रहे हो, आपके साथ साथ बताया जा रहा है और आप जॉब भी परफॉर्म कर रहे हो। तो लेकिन जो ये है कि इसका एडवांटेज ये तो होता है कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल जाती है और किस तरीके से काम करना है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। लेकिन बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ये है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो और आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको काम भी करना है और आपको साथ साथ में ट्रेन भी होना है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपसे गलतियाँ बहुत सारी होती हैं, आपसे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो इसलिए जब आप बहुत ज़्यादा हैवी मशीन कोई ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम होना है, बहुत एक्सपेंसिव मशीन है, तो उस टाइम पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इतना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एक कंपनी बियर नहीं कर पाती है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग टेक्निकल जॉब्स के लिए बहुत सूटेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या फिर ऐसी मशीन नहीं होनी चाहिए जिसकी बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट आती है, वरना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी ये ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर जॉब। उनको क्या करना होता है कि जॉब पोजीशन जिस भी जॉब पोजीशन पे वो हैं फ़िलहाल उनको उस जॉब पोजीशन से ब्रेक दे दिया जाता है, छुट्टी दे दी जाती है कि भाई आपको आपकी जो जॉब है वो नहीं करनी है, फ़िलहाल हम आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भेज रहे हैं, जाइए अपने आप को ट्रेन करिए। तो उनकी ट्रेनिंग होती है और उनसे ऐसा नहीं होता कि आप साथ साथ काम भी करो और साथ साथ ट्रेन भी हो, ऐसा तो ऑन द जॉब में होता है। ऑफ द जॉब में जॉब से
ब्रेक दे दिया जाता है और सिर्फ ट्रेनिंग कराई जाती है। तो उस ट्रेनिंग में सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, सब सिखाया जाता है। तो ये वाली जो टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है, ये जो मैनेजरियल वर्क्स होते हैं ना, इनके लिए बहुत सही होती है। तो क्योंकि इसके लिए फिर स्पेशली ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेमिनार्स अरेंज कराए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज कराई जाती हैं। तो इस तरीके की जो है थियोरिटिकल नॉलेज मिलती है, और इस तरीके से फिर अलग अलग मतलब बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होता है, जो कि ऑन द जॉब इतना ज़्यादा ठीक नहीं हो पाता। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग किसके लिए सूटेबल है? जहाँ पर टेक्निकल जॉब है। और ऑफ द जॉब किसके लिए सूटेबल है? जहाँ पर मैनेजरियल जॉब है। तो हमने ट्रेनिंग के दो मेथड्स पढ़े, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग की टेक्निक्स पढ़ेंगे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमारी किस किस तरह से हो सकती है। तो पहली टेक्निक है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ऐसा ही होता है कि भाई जॉब परफॉर्म कर रहा है, और जॉब परफॉर्म करते करते आपका एम्प्लॉय ट्रेन हो रहा है, तो तभी तो उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। लेकिन इसमें स्पेशल क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि कोई एक्सपर्ट है, सीनियर है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो ऐसे एक्सपर्ट को एज अ ट्रेनर बुलाया जाता है एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए। तो क्या करता है कि कोई भी सपोज़ कोई मशीन ऑपरेट करनी है, तो वो जो ट्रेनर है वो मशीन ऑपरेट करके बताता है, सारी चीज़ें सिखाता है, और जो एम्प्लॉय है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि अच्छा ये काम ऐसे होना है, ये काम ऐसे होना है। फाइनली थोड़ा बहुत एम्प्लॉय के हाथ से भी कराया जाता है। धीरे धीरे जब एम्प्लॉय खुद काम करने लगता है, तो फिर ट्रेनर उसको ऑब्जर्व करने लगता है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, जैसे मैंने इसको सिखाया वैसे ही कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेम जैसे हमारे टीचर करते हैं कि पहले जैसे वो हमको कोई मैथमेटिक का सम सॉल्व करके दिखाते हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, फाइनली फिर वो हमसे सॉल्व करवाते हैं और वो हमको ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी तरीके से होता है। फाइनली जब एम्प्लॉय जो है वो ठीक तरीके से पूरा काम समझ जाता है और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ से उस काम को, उस जॉब को करने लगता है, तो उसको जॉब पूरी तरीके से हैंड ओवर कर दी जाती है। अब बोला जाता है कि अब ये काम तुम खुद कर लो, तुमको सब कुछ आ गया है, और जो ट्रेनर है वो वहाँ से चला जाता है। तो इस तरीके से अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है, इस तरीके से उसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है एक एम्प्लॉय की। सेकेंड टेक्निक इज़ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या होता है कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेट सेक्टर के दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का हो जाता है, और इसमें होता है कि भाई जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। वो ऐसा करते हैं कि भाई जो हमने अभी तक थ्योरेटिकल नॉलेज दी है, वो थ्योरेटिकल नॉलेज को अब प्रैक्टिकली अप्लाई करने का मौका आया है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखो। जैसे कि एक MBBS का स्टूडेंट है, तो वो एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है एक मेडिकल कॉलेज, तो वो उसको सिखाया कि भाई ऐसे ये होता है, ऐसे ही होता है। अभी तक उनके पास सिर्फ एक किताबी ज्ञान है, जो बुकिश नॉलेज है उनके पास सिर्फ, कि भाई थ्योरेटिकल नॉलेज है कि ऐसे होना है, ऐसे होना है। अभी तक ऐसा नहीं है कि भाई पढ़े, डिग्री ली और फाइनली आप ऑपरेशन सर्जरी करने बैठ गए, क्योंकि भाई किसी की जान की बात है। ऐसे कैसे आप बिना मतलब एक्सपीरियंस क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं फिर वो फाइनली हॉस्पिटल में जाते हैं, पूरा अपना डिग्री ले लेते हैं, फिर वो हॉस्पिटल में जाते हैं, वो सीनियर डॉक्टर्स के साथ देखते हैं कि किस तरीके से काम होता है, क्या होता है, अगर कोई सर्जरी हो रही है तो वो किस तरीके से हो रही है। तो वो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखते हैं। धीरे धीरे जब वो अच्छी तरीके से उसको अप्लाई करने लग जाते हैं, तो वो फाइनली उनको वो अब डॉक्टर कहला सकते हैं, फाइनली उनको एक लाइसेंस मिल जाता है। तो प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको तो बिना इंटर्नशिप के लाइसेंस मिलता ही नहीं है। उनको पहले किसी सीनियर के अंडर काम करना होता है, कि सीखना होता है काम को, किस तरीके से काम होता है। क्योंकि ये वाले जो काम होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, और ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई कर दें, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत अच्छे तरीके से सीखना होता है, और जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाए तभी आपको फाइनली लाइसेंस मिलता है। तो ये इंटर्नशिप हो गई, ये भी ऑन द जॉब होती है। इंटर्नशिप में क्या होता है कि बहुत कम सैलरी प्रोवाइड करी जाती है, ये भी एक तरीके की जॉब ही होती है और ट्रेनिंग भी होती है, जॉब भी है और ट्रेनिंग भी है। तो इसमें भी एक तरीके की सैलरी, बहुत कम सैलरी प्रोवाइड करी जाती है। उस सैलरी को हम स्टिपेंड बोलते हैं, उस सैलरी को STIPEND, स्टिपेंड। तो इंटर्नशिप में स्टिपेंड मिलता है, जो पे होता है उसको बोलते हैं। देन थर्ड इज इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग है।
इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये है कि आपका न्यू एम्प्लॉय आया, वो न्यू कमर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसको सारी चीज़ों की नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या कैसे होता है, पुराने एम्प्लॉयज़ से मिलवाएंगे। ओरिएंटेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि ओरिएंटेशन में क्या होता है कि आप उसको पुराने एम्प्लॉयज़ से मिलवाएंगे, उसको उसकी सबसे जानकारी कराएंगे, उससे एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इंडक्शन के नाम से भी आ सकता है और ओरिएंटेशन के नाम से भी आ सकता है, ये आपको याद रखना है। पर्पस क्या होता है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का, वो ये होता है कि आपका जो न्यू कमर एम्प्लॉय होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, तो उसकी शाइनेस को, उसकी नर्वसनेस को निकालने के लिए और ये ओरिएंटेशन कराया जाता है। और क्या होता है कि भाई वो पुराने एम्प्लॉयज़ से मिले, उनसे थोड़ा सा अच्छे से बातचीत करे ताकि वो कंफर्टेबल फील कर पाए और फिर वो लॉयल्टी भी शो करे। भाई वो जितना ऑर्गेनाइजेशन को लाइक करेगा उतनी लॉयल्टी शो करेगा, उसके लिए आपको उसको कंफर्टेबल फील कराना ज़रूरी है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उसकी नर्वसनेस निकल जाए, शाइनेस निकल जाए, वो कंफर्टेबल फील करे और उसको ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से, सारी चीज़ों से आप जानकारी कराइए कि भाई यहाँ वॉशरूम है, ये कैफेटेरिया है, ये है, ये वो है, सारी चीज़ें एक हेल्दी उसके लिए वर्किंग इन्वायरमेंट आप क्रिएट करके दीजिए ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाए। तो ये सब ट्रेनिंग में आता है। और क्या है कि आपको ना उसको कुछ फॉर्मल नॉलेज भी देनी है। फॉर्मल नॉलेज आपको उसको क्या देनी है कि आप उसको अपनी कंपनी के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे, उसको एक कंप्लीट नॉलेज आपको देनी है ताकि वो किसी भी चीज़ से अनजान ना हो। किस तरीके की नॉलेज देनी है वो हम बताते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या है, क्या नहीं है, क्या काम करती है, क्या हिस्ट्री रही है कंपनी की, कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे ग्रो हुई, कैसे ग्रो नहीं हुई। इससे क्या होता है कि फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है कि एम्प्लॉय के अंदर, वो ये सोचने लगता है कि ये मेरी ही कंपनी है, जब ये लोग मुझे इतना बता रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, तो वो एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है और इससे फिर जो आपका एम्प्लॉय है वो ज़्यादा एफिशिएंसी और लॉयल्टी शो करता है। देन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर कर रही है ये भी एक एम्प्लॉय को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और आपको उस कंपनी के बारे में मालूम ही नहीं है, आप किस तरीके से एफिशिएंटली काम कर पाओगे। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, सारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है कंपनी का, ये सारी चीज़ें आप उसको बताओगे। रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज़, कहीं वो कोई ऐसी चीज़ ना करे, कोई ऐसा काम ना करे जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, तो आपको पहले उसको रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज़, प्रोसीजर सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी, तभी तो वो आपकी बात से इत्तेफाक रख पाएगा या फिर वो ऐसे कर पाएगा कि हाँ भाई ठीक है ये मुझे करना है और ये मुझे नहीं करना है। आपको पहले उसको सारी रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाने पड़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी अथॉरिटी है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की भी और उसके कलीग्स की भी, कि आपको इसको रिपोर्ट करना है, ये आपका जूनियर है, ये आपका सबऑर्डिनेट है, ये सुपीरियर है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि भाई ये है, इसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी अथॉरिटी, आपकी इतनी और आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी है, तो ये सारी चीज़ें आप उसको बताएंगे। ग्रीवेंसेस प्रोसीजर एंड सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स आप जानते हैं कि भाई सेफ्टी रूल्स क्या हैं कंपनी के, वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी एक एम्प्लॉय को। ग्रीवेंसेस प्रोसीजर का मतलब है कि अगर एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो वो किससे जाके बताए, क्या प्रोसीजर है उसका, कि अपने एचआर मैनेजर को बताए या फिर अपने सुपीरियर को बताए या फिर अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर को बताए, वो किसको जाके रिपोर्ट करे अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है। तो छुट्टी चाहिए, तबीयत ख़राब है या फिर काम नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, सेफ्टी रूल्स में कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स, ग्रीवेंसेस प्रोसीजर आप उसको पूरा तरीके से समझाइए ताकि उसके दिमाग में किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना रहे और वो किसी भी तरीके से हेजिटेट ना हो। देन सजेशन स्कीम्स, सजेशन स्कीम्स भी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉय है, आपका एम्प्लॉय को हमेशा थोड़ा सेल्फ बिलोंगिंगनेस का फीलिंग आनी चाहिए एक, तो आप उससे सजेशंस लीजिए, किसी भी डिसीजन मेकिंग में आप उसका थोड़ा सजेशन लीजिए, उसकी सजेशन को वेलकम करिए, इससे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है। देन वेजेस, वर्किंग आवर, हॉलीडेज़ एट्सेट्रा, इसकी आप बताइए कि भाई कितने वेजेस उसे मिलेंगे, कितने वर्किंग आवर्स हैं, कितने हॉलीडेज़ वो ले सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन, ट्रांसफ़र, भाई इतना काम करोगे तो तुम्हारे चांसेस हैं कि तुम्हें प्रमोट कर दिया जाए, तुमको
आज क्लर्क हो अकाउंटेंट बना दिया जाए, या फिर तुम्हारा इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इस तरीके की उसको अपॉर्चुनिटीज़ अब सिखाइए। ये नहीं कि वो काम करे जा रहा है और उसको मालूम ही नहीं है कि कब क्या हो सकता है। उसके दिल में एक होप होनी चाहिए कि मैं काम करूं तो मुझे आगे जाके ये होगा। तो इस तरीके से आप उसको सारे प्रोसीजर समझाइए। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर भी आप उसको समझाइए। सुबह 8 बजे आना है, 5 मिनट भी लेट नहीं होना है। आप उसको ये बात बताएंगे तो वो समझेगा ना। तो इस तरीके से आप उसको सारी चीज़ों की नॉलेज प्रोवाइड करिए, तभी तो वो काम को सीख पाएगा। इसीलिए इसको ट्रेनिंग बोलते हैं, इंडक्शन और ओरिएंटेशन को। तो ये थे भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग की टेक्निक्स हमने पढ़ ली। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देखते हैं कि किस तरीके से होती है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की एक ही टेक्निक है, वो है वेस्टिब्यूल स्कूल। वेस्टिब्यूल स्कूल क्या होता है, न्यू नाम है आपके लिए, चलिए समझते हैं। इट मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक डुप्लीकेट मॉडल तैयार किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि भाई जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होती है वो टेक्निकल जो चीज़ें हैं और जो टेक्निकल जॉब्स हैं उनके लिए सूटेबल है। लेकिन कुछ ऐसी मशीनरी हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कंपनी उसका अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सूटेबल है। तो उसमें क्या करते हैं कि वो जो मशीन्स हैं उनका एक डमी मॉडल तैयार किया जाता है। उस डमी मॉडल पे ट्रेनिंग होती है। उस डमी मॉडल को ऑपरेट करना सिखाया जाता है कि भाई इसको इस तरीके से ऑपरेट करो, यहाँ से ये होता है, यहाँ से वो होता है। जब उस डमी मॉडल को ऑपरेट करना एक एम्प्लॉय सीख जाता है तो वो फाइनली एक्चुअल जो रियल ओरिजिनल वाली मशीन है उसको भी वो ऑपरेट कर सकता है। तो ये जो है वेस्टिब्यूल स्कूल में एक डुप्लीकेट मॉडल तैयार करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। इसका एक और एग्जांपल ये है कि आप जैसे कोई चार्टेड अकाउंटेंट है तो उसको एंट्रीज करनी है, तो उसको तुरंत ही ओरिजिनल रजिस्टर नहीं प्रोवाइड करा दिया जाता है कि भाई लो और एंट्री करो, क्योंकि भाई वो गलती भी कर सकता है। तो उसकी पहले ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कराई जाती है, उसको एक डमी रजिस्टर प्रोवाइड करा के। उसमें सारे वैसे ही कॉलम्स होते हैं जैसे ओरिजिनल रजिस्टर में होते हैं, लेकिन वो एक डमी रजिस्टर होता है। तो उसमें वो एंट्रीज करता है। जब वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है तो फाइनली उसको ओरिजिनल रजिस्टर दिया जाता है। तो पहले ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कराई जाती है डुप्लीकेट मॉडल के साथ, एक डुप्लीकेट मॉडल तैयार करा के, उसी को वेस्टिब्यूल स्कूल बोलते हैं। जब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एक एम्प्लॉय माहिर हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, तब वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग ज़्यादा आसानी से अच्छे से कर सकता है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की एक तरीके से बेस भी बनती है। तो ट्रेनिंग तो हमने समझ ली कि क्या होती है। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिस गिवन है, ये ट्रेनिंग का कॉलम है और ये डेवलपमेंट का। तो फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट कंसर्न्ड विद टीचिंग टेक्निकल स्किल्स ओनली। ट्रेनिंग इज़ कंसर्न विद टीचिंग टेक्निकल स्किल्स ओनली, यानी कि सिर्फ काम से रिलेटेड स्किल्स ये सिखाता है, जैसे मशीन ऑपरेट करना या फिर इस तरीके की चीज़ें करना। इनमें क्या होता है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। वहीं डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट कंसर्न विद टीचिंग टेक्निकल ह्यूमन एंड कॉन्सेप्ट स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स तो सिखाएगा ही वो कि भाई काम किस तरीके से करना है, इसके अलावा ह्यूमन स्किल्स कि भाई आपको किस तरीके से आप ह्यूमन रिसोर्स को डील कर सकते हो, या फिर और कॉन्सेप्ट स्किल्स, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो डेवलपमेंट क्या करता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, एक इंसान का ओवरऑल पर्सनैलिटी को बिल्डअप करता है। वहीं ट्रेनिंग जो है सिर्फ काम से रिलेटेड चीज़ सिखाती है। नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी। तो मोर सूटेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ, तो जो टेक्निकल स्टाफ है वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है ये। और ये क्या है, मोर सूटेबल फॉर मैनेजरियल स्टाफ। यहाँ पे आपको मशीन्स ऑपरेट करनी है या फिर सिर्फ काम से रिलेटेड चीज़ें करनी है, तो टेक्निकल स्टाफ के लिए ट्रेनिंग ठीक है। लेकिन जब आपको मैनेजरियल स्टाफ है, जैसे कि आपको जब मैनेजरियल स्किल्स की ज़रूरत है, आप मैनेजर हो, तो आपको ह्यूमन रिसोर्स से डील करना पड़ता है। जब आपको ह्यूमन रिसोर्स से डील करना पड़ता है तो वो आपको सिर्फ एक थ्योरी में सिखाया नहीं जा सकता है। वो आपको क्या है कि ह्यूमन के दिमाग से डील करना है। हर किसी का दिमाग अलग तरीके से होता है, तो इसके लिए एक ओवरऑल आपकी खुद की पर्सनैलिटी को बिल्डअप होने की ज़रूरत होती है। इसलिए डेवलपमेंट इज़ मोर सूटेबल ऑन मैनेजरियल स्टाफ एंड ट्रेनिंग इज़ more suitable for technical staff. Then nature development on existing skills। जो existing skills होती है ना एक ह्यूमन के अंदर, उसी को बस थोड़ा और डेवलप करता है कि जब एक इंजीनियर आता है आपकी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो ऑलरेडी स्किल्ड है,
उसको मालूम है कि काम कैसे करते हैं, मशीन्स को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि आर्किटेक्ट आता है उसको भी सारी चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन बस आप उसकी जो स्किल्स हैं उसको थोड़ा सा और डेवलप करेंगे। आप बताएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से काम होता है, हमें इस तरीके के काम की रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से आप उसको ट्रेन करेंगे। वहीं पर डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ हिडन क्वालिटीज़। क्या मतलब है इसका कि एक इंसान के अंदर जो हिडन क्वालिटीज़ है ना, डेवलपमेंट उसको अंदर से निकाल के लाता है, उस इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करता है। देन मेथड्स यूज ऑन द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड के लिए ट्रेनिंग बहुत सूटेबल है कि भाई आप काम भी करते जाओ और ट्रेनिंग भी करते जाओ। आप काम कर रहे हो, आपको ये मशीन ऑपरेट करनी है, आपको सिखा रहा है कोई, आप जॉब पर भी हो और आप ट्रेनिंग पर भी हो। वहीं डेवलपमेंट जो है वो ऑफ द जॉब मेथड्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। जैसे कि मैनेजीरियल स्किल्स हो गई, तो वो तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में ही होगा। क्यों होता है ऐसा? इसलिए क्योंकि भाई सेमिनार्स अरेंज होते हैं और कॉन्फ्रेंसेस अरेंज होती हैं, इस तरीके से एक इंसान का पूरी तरीके से डेवलपमेंट कराया जाता है। तो ऑफ द जॉब मेथड के लिए डेवलपमेंट ठीक है। फोकस एंड पर्पस क्या है? प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है कि भाई हमको ये काम करवाना है, ये पर्टिकुलर जॉब हमको अपने एम्प्लॉय से करवानी है, तो उसके लिए उसको ट्रेन कर दो कि ये जॉब सिखा दो उसको, वो हमें काम करके दे देगा। लेकिन डेवलपमेंट में आप अपने एम्प्लॉय को प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से तैयार करते हो कि प्रेजेंट आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी हो ही जाएँ, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाएं, आपका जो एम्प्लॉय है उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए, ताकि आगे जाके जब भी आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़े तो वो आपका एक एम्प्लॉय पूरी तरीके से डेवलप्ड स्किल्ड हो। यहाँ पर तो आपने उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर एक काम करना सिखाया, यहाँ पर आपने उसको पूरा एज अ पर्सन डेवलप किया है, तो उसमें फिर आपको आगे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। तो 6 पॉइंट है टाइम। ट्रेनिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म प्रोसेस क्यों है? क्योंकि भाई सिर्फ काम से रिलेटेड चीज़ सिखानी होती है, वो जो पर्टिकुलर टास्क है वो सिखा कर आप फिर ख़त्म हो जाता है, वो तो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। और डेवलपमेंट क्या है कि एक इंसान का डेवलपमेंट आप कितने टाइम में कर पाओगे ये चीज़ नहीं पता होती है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है, ये इसीलिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। देन इनिशिएटिव, कौन इनिशिएटिव लेता है ट्रेनिंग में? सुपीरियर टेक्स इनिशिएटिव कि भाई ट्रेनिंग देनी है अपने ट्रेनीज़ को, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है, तो सुपीरियर इनिशिएटिव लेता है, क्योंकि सुपीरियर को काम करवाना होता है। तो काम कैसे करवाएगा? वो पहले काम सिखाएगा फिर काम करवाएगा, तो सुपीरियर इनिशिएटिव लेता है। डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल खुद इनिशिएटिव लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि जो फ़ायदा होने वाला है डेवलपमेंट से वो ऑर्गेनाइजेशन को तो होगा, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा जो होगा ना वो इंडिविजुअल को होगा। तो इंडिविजुअल खुद इनिशिएटिव लेता है कि भाई मुझे डेवलपमेंट मेरा करना है, तो वो पूरा उसमें पार्टिसिपेट करता है। ड्यूरेशन, फिक्स ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का कि ट्रेनिंग भाई 1 साल में ख़त्म हो जाएगी, 1 महीने में, 6 महीने में, तो पहले से एक फिक्स ड्यूरेशन होता है। और डेवलपमेंट जो होता है इसका जो एंडिंग है वो नॉट डिफाइंड होती है कि आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप पहले से नहीं सोच के रख सकते हो कि भाई 1 महीने में डेवलपमेंट हो जाएगा कि 2 महीने में हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग तरीके का होता है, उसका पर्सनैलिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट कितने टाइम में हो पाएगा ये तो आप बता ही नहीं सकते हो। देन लेवल ऑफ ट्रेनीज इन्वॉल्व के ट्रेनिंग में भाई ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में किस लेवल के एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें होते हैं भाई लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़, क्योंकि मैनेजर्स जो होते हैं वो तो ये जो ट्रेनिंग होता है वो मैनेजर्स के लिए तो सूटेबल नहीं है। तो जो लोअर लेवल के ऑपरेशनल लेवल के लोग होते हैं, वो जो भाई काम करते हैं, टेक्निकल चीज़ें करते हैं, टेक्निकल टास्क परफॉर्म करते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। इसीलिए लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनके लिए ट्रेनिंग होती है, वो लोग ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। डेवलपमेंट में टॉप लेवल और मिडिल लेवल के मैनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इनको मैनेजरियल स्किल सिखानी होती है जो कि हम डेवलपमेंट में सिखाते हैं। सेंटर्ड, वर्क सेंटर्ड एंड इट इज़ पर्सन सेंटर्ड। ट्रेनिंग इज़ वर्क सेंटर्ड, काम करवाना है, टास्क करवाना है, ऑर्गेनाइजेशन को बस अपना टास्क अकम्प्लिश कराना है, तो वो वर्क सेंटर्ड है। और डेवलपमेंट में एक पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, उसका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना है ताकि उसको आगे जाके फ़ायदा हो, तो ये पर्सन सेंटर्ड है। तो ये भाई हमारा डिफरेंस हो गया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का।
तो बस यहीं हमारी ट्रेनिंग भी ख़त्म होती है। आज हमने पढ़े कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। 3 कंपोनेंट्स थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, तीनों हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।